हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में बेसिक्स देखे थे सदिशों के प्रकार वगैरह। अब हम सदिशों का योगफल करेंगे। सदिशों का योग कैसे होता है, किस हिसाब से होता है, वो देखते हैं। सबसे पहले दो सदिशों का योग देखते हैं। पहला टॉपिक अपन लेते हैं दो सदिशों का योग। दो सदिशों का योग। दो सदिशों का योग, इसके लिए दो नियम है। एक है सदिश योग का त्रिभुज नियम। पहला, इसको थोड़ा सा समझना है आपको, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सदिश योग का त्रिभुज नियम। नियम सदिश योग का त्रिभुज। दो सदिश मान लेते हैं। माना दो सदिश है, माना दो सदिश, क्या मान लिए, समझना इसको अच्छी तरीके से। एक सदिश है ए बी वेक्टर, जो मान लेते हैं ए के बराबर, तथा दूसरा सदिश है सी डी वेक्टर, जिसका परिणाम मान लो है बी के बराबर। बी सदिश के से लिख सकते हैं। एक तो है ए बी बराबर ए सदिश से, सी डी सदिश किसके बराबर है, बी सदिश के बराबर या सदिश बी के बराबर। ये दो सदिश, इन दोनों का मान लो योग करना है। तो योग करना है तो इसका योग कैसे किया जाता है, एक त्रिभुज बनाता हूं मैं, ये त्रिभुज बनाता हूं, ठीक है। अब इस त्रिभुज में अप्लाई करता हूं इस चीज को मैं, क्या है, इसका नाम दे लेता हूं ओ ए बी सी डी दे दिया तो ओ ई एफ दे देता हूं, ठीक है। त्रिभुज क्या है, ओ ई एफ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब मैं क्या कर देता हूं, ये कैसे बनाया त्रिभुज के सदिश ए बी, जिनका जितना माप है उतने ही माप की और उसी दिशा में एक ले ली मैंने भुजा ओ ई। क्या करा कि सदिश ए बी के माप के बराबर, परिणाम के बराबर तथा सदिश ए बी की दिशा में एक त्रिभुज की भुजा ले ली ओ ई, इसकी दिशा है ये, ठीक है। इसका माप क्या है, ए वेक्टर, ए वेक्टर, जिसको ओ ई को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर लिख सकते हैं। यानी मैंने क्या कहा है कि ए बी वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ए बी की दिशा में तथा ए बी के बराबर परिणाम, यानी कैसा सदिश हो गया, समान सदिश, वो मैंने क्या ले लिया, ओ ई ले लिया। तो ओ ई जो लिया उसकी विशेषता क्या ली मैंने, ए बी के माप के बराबर तथा ए से डी की दिशा जो है वही ओ से ई की दिशा है, यानी कि ओ ई वेक्टर किसके बराबर हो गया, ए वेक्टर के बराबर। यानी त्रिभुज को इस प्रकार से सेट कर रहे हैं। तथा दूसरी भुजा को हम, दूसरी भुजा ई एफ है, उसको क्या कर रहा हूं, सी डी की दिशा में और सी डी के परिणाम के बराबर ले लेता हूं। यानी सी डी की जो दिशा है वही ई एफ की दिशा है और सी डी का परिणाम जो है वही ई एफ का परिणाम है। तो इसको किससे वेक्टर से लिखेंगे, बी वेक्टर से, क्योंकि ये इसके क्या हुआ, समान हुआ। समान इसलिए हुआ, मैं कंडीशन क्या ले रहा हूं कि दो त्रिभुज बनाने से पहले मैं क्या बनाता हूं, दो भुजा बनाता हूं। दो भुजा कौन कौन सी लेता हूं त्रिभुज की, दो भुजा लेता हूं, एक तो लेता हूं ओ ई और दूसरी ले लेता हूं ई एफ। अब इन दोनों भुजा की विशेषता क्या है कि ये ओ ई जो है उसका परिणाम यानी उसका मान वो है ए बी के परिणाम के बराबर, और इसकी दिशा जो है वो ओ ई दिशा में है, यानी ओ ई दिशा और ए बी दिशा क्या हुई, बराबर हुई। इसका मतलब क्या है, ओ ई वेक्टर ए बी के बराबर हो, समान सदिश। इसी प्रकार ई एफ का जो परिणाम है वो सी डी के बराबर ले लिया, सी डी के परिणाम के बराबर, सी डी के मापांक के बराबर, और ई एफ की दिशा है वो किस दिशा में ले लिया, सी डी की दिशा में ले लिया। तो इसका मतलब ई एफ वेक्टर जो हुआ वो किसके बराबर हुआ, सी डी वेक्टर के बराबर, यानी ई एफ किसके बराबर हुआ, बी वेक्टर के। तो बी वेक्टर लिख दिया उसकी जगह। तो अब यहां पर त्रिभुज नियम क्या कहता है, त्रिभुज नियम ये कहता है कि अब इस त्रिभुज पे आते हैं अपन कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सदिशों के रूप में एकांतर क्रम में ले, एकांतर क्रम मतलब एक ही क्रम, जैसे ये इधर से चलने तो ऊपर इधर से ही गए, दिशा डायरेक्ट से नीचे नहीं आए। हम एकांतर क्रम में कैसे कि ओ से ई की तरफ है तो वापस ई से चलना, अपने को एफ से नहीं चलना। तो एकांतर क्रम में ले तो उन दोनों भुजाओं का
सदिश योग यानी कि a प्लस बी जो होगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर होगा, वो तीसरी भुजा के विपरीत क्रम के बराबर होगा। तीसरी भुजा का विपरीत क्रम, तो विपरीत करने से ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में है, तो इसका एकांतर क्रम का विपरीत करना है। तो विपरीत करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सामने से आना पड़ेगा, यानी कि इसके बराबर, ये विपरीत क्रम। और ये क्या हो जाएगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये सदिश। तो सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या है, तो त्रिभुज नियम अपने इसकी अगर थ्योरी देखें तो क्या है कि एक ही क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें। क्या करें, नियम क्या हुआ, एक या यूं लिख सकते हैं, एक ही क्रम में त्रिभुज की दो भुजाओं को निरूपित करें तो उनका, अगर एक ही क्रम में निरूपित कैसे, देखो ओ ई ई एफ क्रम में एक ही रह गया, एफ ई उल्टा नहीं हुआ, ये क्रम चलता गया इधर से, यानी कि अपने को पॉइंट उठाना नहीं पड़ा, ओ ई ई एफ कंटिन्यू हुई। तो एक ही क्रम में निरूपित करें तो उनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, तो उनका योग उल्टे क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होता है, एक बराबर होता है, या होगा। कैसे, देखो ये दो, इन दोनों का क्रम सेम है, अगर इसका मैं क्रम नहीं कर देता तो क्रम सेम नहीं होता। ये क्रम दोनों का क्रम क्या है, एक जैसा है, देखो डायरेक्शन क्रम से चल रही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन अगर ऐसे होती तो वो उल्टा क्रम नहीं होता, इसका उल्टा क्रम कर दिया। तो यह क्या कर रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में लिखे या निरूपित करे तो उनका योग, यानी एक ही क्रम में निरूपित किसको कर रखा है, ए और बी को, तो उनका योग a प्लस बी का जो योग होगा वो तीसरी भुजा का जो उल्टा क्रम होगा उसके बराबर होगा। तीसरी भुजा का उल्टा क्रम ये, तो यानी a प्लस बी बराबर क्या हुआ, ओ एफ, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ओ ई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, इसका उल्टा क्रम एफ होगा उल्टा क्रम ओ एफ के बराबर होगा। यही सदिश योग का त्रिभुज नियम है। अब इसको और समझते हैं कैसे, अगर इस प्रकार से हो जाए, ये त्रिभुज हो जाए, इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये ले लें, तो जैसे इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, इसको दे दिया बी वेक्टर, इसको दे दिया सी वेक्टर, तीनों अलग अलग दे दिए। तो यहां पर तीनों का सबसे पहले क्रम देखो क्या है, क्रम तीनों का क्या एक है, क्या किसी का विपरीत है, दो का क्रम एक हो सकता है, तीनों का एक हो सकता है, एक का क्रम बदल सकता है, दो का समान रह सकता है। तो यहाँ देखो ए से शुरू करें, ए का क्रम बी का क्रम सेम है, सी का विपरीत हो गया, तो विपरीत क्रम कौन है, सी है, तो सी का मान किसके बराबर हो गया, ए प्लस बी के बराबर हो गया। ये कैसे बन जाए, ये मान लो त्रिभुज है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। अब यहाँ पर सदिश योग क्या कहता है कि एक ही क्रम में दो भुजाओं का योग। अब एक ही क्रम में देखो ये तीनों एक ही क्रम में होंगे, जब तीनों एक ही क्रम में होंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है, 0 होता है। कैसे 0 होगा, 0 अभी बताता, क्यों सदिश का योग नियम क्या कहता है कि दो भुजाओं को एक ही क्रम में लिया जाए तो उनका योग तीसरी के विपरीत क्रम में होता है, यानी a और b एक ही क्रम में है तो a प्लस b का योग तीसरी के विपरीत क्रम में होता है, तो तीसरी का क्रम का है समान ले रखा है ये इसमें, तो इसका विपरीत क्रम लेंगे, ऊपर लेंगे विपरीत क्रम, तो विपरीत क्रम ये सी है तो क्रम बदलते ही क्या हो जाएगा, माइनस सी वेक्टर हो जाएगा, इधर आएगा प्लस सी होते ही ये क्या हो गया, 0 के बराबर होगा। तो ये सदिश योग का कौन सा नियम है, त्रिभुज नियम। तो त्रिभुज नियम आपको आना चाहिए। तो कितने सदिशों का योग है, 2 सदिशों का योग त्रिभुज नियम है। 2 सदिशों का नियम अगर उनका योग करें तो त्रिभुज नियम के हिसाब से कर सकते हैं। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि दो भुजाओं को एक ही क्रम में निरूपित करें तो उनका जो योग होगा तीसरी भुजा
दिशा के उल्टे क्रम के समान होगा। सदिश योग का पहला त्रिकोण। दूसरा, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम ये क्या होता है ये देखते हैं। वही दो सदिश लेते हैं, एक ए वेक्टर ले लेते हैं, एक बी वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। ये दो सदिश लिए। अब मैं एक समांतर चतुर्भुज बनाता हूं। पहले लो नाम, ये उसका क्या हुआ डायगोनल, नाम दे देता हूं, मान लो ओ ए बी सी, ये नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझना। समांतर चतुर्भुज नियम क्या है कि दो भुजाएं, और दोनों भुजाएं कौन सी, संलग्न भुजाएं लेंगे आपको। उनको किस रूप में व्यक्त करना है, संलग्न भुजा के रूप में। अगर किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं को सदिश ए तथा सदिश बी के रूप में लिखते हैं, तो दो संलग्न भुजाएं यानी दो पास पास में जो जुड़ी हुई भुजाएं, तो भुजा एक ये होगी, एक ये होगी। इसके वेक्टर को ए वेक्टर से लिख लेता हूं और इसके वेक्टर को क्या लिख लेता हूं, बी वेक्टर। और दोनों का प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है। ये देखो प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभ कहां से हो रही है, ओ ए जो है प्रारंभ कहां से हो रही है, एक दिशा ये, तो इसका मतलब ओ ए वेक्टर ए के बराबर होगा। तो इस ए की दिशा क्या है, प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ। बी का भी प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ। तो दोनों सदिश ए और बी का प्रारंभिक बिंदु क्या है, ओ है। तो यहां पर समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है, तो ये इन दोनों का जो योग होगा वो उसके विकर्ण के बराबर होगा, और विकर्ण का प्रारंभिक बिंदु वही रहना चाहिए। तो प्रारंभिक बिंदु यही यहां से प्रारंभ होगा, तो दिशा क्या होगी इधर, यानी ये भी किसके बराबर होगा, a प्लस बी के बराबर होगा। कैसे बात इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है तथा समांतर होती है। यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके समांतर है। तो दो समांतर भुजाएं होती है, तो उनकी अगर डायरेक्शन सेम ले लें, इधर इसकी डायरेक्शन ले लूं, इसके ऊपर है तो इसके ऊपर ले लूं, तो डायरेक्शन अगर समान ले लें, क्योंकि इसका परिणाम ए बी का जो है वो और सी के बराबर ही होता है, क्योंकि आमने सामने भुजा बराबर है, तो परिणाम क्या हुआ, बराबर। और डायरेक्शन भी क्या ले ली, समान ले ली, क्योंकि समांतर तो है, समांतर में दो डायरेक्शन हो सकती है, एक डायरेक्शन सेम हो सकती है, एक विपरीत दिशा में हो सकती है, लेकिन मैंने समान ले ली, तो इसको क्या लिख सकता हूं, बी वेक्टर लिख सकता हूं। अब ये देखो एक त्रिभुज नियम बन गया। अब त्रिभुज नियम में दो एक ही क्रम में भुजाओं का योग a प्लस बी का विपरीत क्रम में तीसरी भुजा के बराबर होता है, यही है। और समांतर चतुर्भुज का नियम देखें तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है कि दो सदिशों o a और b जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है, तो उनका योग उनके मध्य विकर्ण के बराबर होगा, जिसका प्रारंभिक बिंदु भी a और b के क्या होगा, समान होगा। तो ये देखो इसका भी प्रारंभिक बिंदु क्या है, एक ही है। अगर इसका मान निकालना हो तो क्या होगा, ये भी विकर्ण है, इसका मान क्या होगा। अगर मैं देखो यहां पर बात करें तो इसका मान अगर निकालना हो तो इस नियम से निकाल सकते हैं, एक ये त्रिभुज के नियम से। तो त्रिभुज के नियम से क्या कहता है कि अगर इसकी डायरेक्शन ये ले लूं, डायरेक्शन नीचे की ओर ले लूं, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम है। देखो ये डायरेक्शन ये इसके बराबर होगी, यानी b प्लस सी ए, डायरेक्शन b प्लस सी ए सेम है, बराबर होगी a वेक्टर की। तो सी ए क्या होगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। क्यों, रीजन क्या है, रीजन देखो यहां पर अगर इसको बात करूं, ये वाला योग है a प्लस बी के बराबर है, लेकिन ये वाला a माइनस बी के बराबर है। क्यों, वहां कारण क्या है, क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है कि दोनों सदिश a और b का प्रारंभिक बिंदु क्या है, समान है। a से प्रारंभ, o से प्रारंभ हो रहा है, ये b से प्रारंभ, o से प्रारंभ हो रहा है, b, तो उसका विकर्ण के योग, विकर्ण जो होता है उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होता है, और उस विकर्ण का प्रारंभिक बिंदु भी o ही रहता है, यानी o से ही निकलेगा धीरे धीरे। लेकिन इसकी बात करूं तो एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु a है, जबकि इसका प्रारंभिक बिंदु a नहीं है। तो a नहीं है इस वजह से, या अगर ये माइनस a लेता हूं, उल्टा करता हूं, तभी तो प्रारंभिक बिंदु a होगा, माइनस a करूंगा तो इनके योग के बराबर b माइनस a के बराबर ये दिशा हो जाएगी, लेकिन मैं उल्टी ले रहा हूं तो ये माइनस a। तो ये चीज होगी समांतर चतुर्भुज का नियम।
फिर आता है दो सदिशों का योग हो गया। अब दो से अधिक सदिशों का योग, दो से अधिक सदिशों का योग कैसे किया जाता है वो देखते हैं। दो से अधिक सदिशों का योग, बी पार्ट जो लेते हैं दूसरा, दो से अधिक सदिशों का योग। थ्योरी है, थोड़ी समझ नहीं है आपको, ज्यादा इसमें काम नहीं आती, क्वेश्चन में छोटी छोटी चीजें काम आती हैं, ठीक है। दो से अधिक सदिशों का योग, जैसे एक वेक्टर ए ले लिया, एक बी ले लिया, एक सी ले लिया और एक डी ले लिया, इनका योग कैसे होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी योग। इसको कैसे निरूपित किया जा सकता है, ये हो गया ओ ए, जिसको ए वेक्टर से लिख सकते हैं, ये हो गया बी ए बी, जिसको बी वेक्टर से लिख दो, ये हो गया सी, जिसको सी वेक्टर से लिख दो, ये हो गया डी, जिसको डी वेक्टर से लिख दिया। चार सदिश दिए, चार सदिशों को मैंने लिख दिया। तो चार, दो से सदिश, दो से अधिक सदिशों के योग कैसे, एक सदिश ए बी सी डी ले लिया। अब चारों का योग करना है तो चौथी लाइन को प्रारंभिक बिंदु से मिला दो, तो ये लाइन बनी। अब इसकी दिशा बाद में लेंगे, अब इसकी दिशा, इसका मान क्या होगा, किस हिसाब से होगा, अब इसकी दिशा बाद में लेंगे। तो सबसे पहले इसमें त्रिभुज नियम लगाता हूं, तो इसको त्रिभुज बनाने की कोशिश करता हूं, तो किससे मिलाना पड़ेगा, बी से मिलाना पड़ेगा। अब इन दोनों क्या दिशा क्या है, एक ही क्रम है, क्रम एक है, देखो क्रम एक है, तो क्रम एक है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान जो होगा वो a प्लस बी के बराबर होगा और उसका क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे क्रम इसका ये चल रहा था, ये आना चाहिए क्रम, इसका उल्टा, तो उल्टे क्रम में ये a प्लस बी के बराबर होगा, ठीक है। अब फिर त्रिभुज बनाता हूं, तो इसको मैं क्या कर देता हूं, सी से मिला देता हूं। तो अब त्रिभुज कौन सा बना, ओ बी सी, ये त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज में बात करें तो इसका और इसका क्रम समान है, तो इसका और इसका क्रम समान है, तो इसका OC का मान क्या होगा, O से C का मान विपरीत क्रम है, विपरीत क्रम लेना पड़ेगा क्योंकि इसका क्रम ये है, इसका क्रम ये है, तो विपरीत क्रम में तीसरी भुजा का मान जो है इन दोनों के योग के बराबर होता है। तो ये a प्लस बी है, ये c है, तो जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हो गया। अब इस त्रिभुज को लेते हैं, इस वाले त्रिभुज को, तो इस वाले त्रिभुज में इसका क्रम ये, इसका क्रम ये, दोनों का क्रम समान है, क्रम चेंज नहीं हो रहा, ये क्रम एक ही क्रम में चल रहा है, तो इसके विपरीत क्रम में यानी इसके बराबर ये क्या हो जाएगा, इसके योग और इसके योग के बराबर होगा, यानी इसका मान क्या है, a प्लस बी प्लस सी है और इसका मान क्या है, d है, तो प्लस क्या हो जाएगा, d वेक्टर। तो कुल मिला के क्या होगा, एक ही क्रम में बहुभुज की भुजाओं का योग अंतिम भुजा के विपरीत क्रम के बराबर होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हुआ, OD के बराबर, OD बराबर क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस प्रकार से आप कितनी भी भुजाओं का योग या कितने भी सदिशों का योग आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सदिशों का योग अपने को याद करना होता है। तो ये सदिशों का योग हो गया। अब योग के गुणधर्म क्या है वो देखते हैं। सदिश योग के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन या एडिशन वेक्टर। गुणधर्म, गुणधर्म सदिश योग के गुणधर्म क्या क्या प्रॉपर्टी। पहला गुणधर्म, सदिश योग हमेशा क्रम विनिमय होता है, कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय। सदिश योग किसके गुणधर्म है, सदिश योग के एडिशन वेक्टर के गुणधर्म है। सदिश योग के गुणधर्म क्रम विनिमय होते हैं। क्रम विनिमय क्या होता है, दो सदिशों का योग जिसको a प्लस बी से लिखो या b प्लस a से लिखो, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो सदिशों का योग जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। योग क्रम विनिमय यहाँ ध्यान रखना, योग की बात हो रही है। दूसरा साहचर्य या सहचर्यता, एसोसिएटिविटी। तो साहचर्यता पहले क्या होता है, तीन सदिश होते हैं, तो तीन सदिश a सदिश b सदिश c सदिश। अब किन्हीं भी दो का योग करके और तीसरे में जोड़ दो। जैसे मैंने क्या किया, b प्लस c, इसका योग क्या है, अब a में जोड़ रहा हूं,
या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, ए और बी को जोड़ सकता हूं और सी में लास्ट में जोड़ दिया, तो ये सहचर्य भी होते हैं, एसोसिएटिविटी भी होती है। तो क्रम में होते हैं, सहचर्य भी होते हैं। फिर उसके बाद तत्समकता, तो तत्समक अवयव क्या होता है ये देखते हैं। सहचर्य के बाद तीसरा तत्समकता, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें क्रम में सहचर्य तत्समकता हमने बाइनरी ऑपरेशन में द्विआधारी क्रिया में पढ़ा था। क्रम में a स्टार b बराबर b स्टार है, तो यहाँ स्टार की जगह प्लस लग गया। सहचर्य में a स्टार ब्रैकेट b स्टार c बराबर a स्टार b स्टार c, तो यहाँ पर योग का प्लस लग रहा है। तो तत्समकता क्या होती है, तो तत्समकता ये होती है कि एक वेक्टर a है, उसमें क्या ऐड करें कि वापस वही वेक्टर आ जाए। a में क्या ऐड करें कि वापस क्या आ जाए, a ही आ जाए। तो इसमें क्या वेक्टर करना, कौन सा वेक्टर में तो वेक्टर ही ऐड होता है, ये ध्यान रखना। वेक्टर में हमेशा वेक्टर ही ऐड होता है, स्केलर नहीं होता। यानी कि अगर ये लिख दिया कि 5 वेक्टर को वैसे लिखा जाता है 5i के 6j के प्लस 7k के, ये एक वेक्टर है। वेक्टर को इस प्रकार से लिखा जाता है। इसमें कह दिया 7 जोड़िए, तो 7 आप डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। तो वेक्टर में हमेशा क्या जुड़ता है, वेक्टर जुड़ता है। तो ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर जुड़ेंगे, ए वेक्टर आ जाए, तो शून्य वेक्टर को शून्य पे लगा सकते हैं, ओ पे वेक्टर का चिन्ह। तो तत्समक क्या होता है, ए का तत्समक हमेशा योग के लिए तत्समक अवयव, तत्समक वेक्टर क्या होता है, 0 होता है। जैसे योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, शून्य होता है, ऐसे सदिश में क्या होता है, शून्य सदिश होता है तत्समक। तो ये इनके गुणधर्म हो गए। गुणधर्म के आगे कौन सा टॉपिक है फिर देखते हैं। अब घटाव देखते हैं। घटाव योग के बाद आता है घटाव। तो घटाव ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाना, तो घटाने के लिए अपन नॉर्मली जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर का योग हम आगे क्वेश्चनों से करेंगे कैसे होता है। a माइनस बी से लिखते हैं घटाव को, या b माइनस ए से लिख सकते हैं, a से लिख सकते हैं। तो घटाव में ये ध्यान रखना, घटाव जो होता है क्रम में नहीं होते, a माइनस बी बी माइनस ए के बराबर नहीं होते, तो सहचर्य भी नहीं होता है, तो इसके तत्समक की बात हम नहीं करेंगे। तो ये ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद है सदिशों के घटक। अब सदिशों के घटक किस हिसाब से लेने हैं वो देखिए, या एक बीच में टॉपिक और आ रहा है, सदिश को किसी अदिश से गुणा। सदिश को किसी अदिश राशि से गुणा, अदिश से गुणा। जैसे ए वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, ए वेक्टर और कोई अदिश राशि मान लो ले ली 5 को इससे गुणा करेंगे तो 5 ए वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, अदिश से डायरेक्ट आप उसको गुणा कर सकते हैं, लेकिन अदिश डायरेक्ट होता नहीं, तो अदिश से गुणा भी आप आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं अदिश से गुणा करने के बाद अब हम देखते हैं एक सदिश के घटक। घटक कैसे ज्ञात करते हैं वो देखते हैं। घटक क्या होते हैं सदिश के वो देखते हैं। सबसे पहले 3D बनाते हैं अपन निर्देशांक ज्यामिति में, तो किस हिसाब से होती है वो देखते हैं। 3D है यानी 3 दिशा होती है, जिसमें x x की होती है, y x की होती है, z x की होती है। ठीक है, इसमें एक ले लेता हूँ x x, ये ले लेता हूँ y x और ये ले लेता हूँ z x, और इनमें 3 बिंदु लेता हूँ मैं। एक बिंदु लेता हूँ a जिसके निर्देशांक है 1, 0, 0, ये O मूल बिंदु है। इसका मतलब OA जो है उसका जो परिणाम है वो कितना होगा, एक ही होगा। ये कितना है मान, एक ही तो है, तभी तो 1, 0, 0 है, क्योंकि y x x में है तो y और z दोनों 0 हो गई। और ये y x का जैसे आ गया b तो x 0 हो गया, z 0 हो गया, और y का मान लेता हूं 1 है, ये मान 1 है। ठीक है, ये 1, यहाँ भी ये 1। ठीक है, और यहाँ ये बिंदु C ले लिया मैंने, जिसके निर्देशांक x x का निर्देशांक 0, y x का 0 और z x का 1 मान लिया। इसका मतलब ये दूरी कितनी हुई, 1 हुई। तो यहाँ क्या विशेषता है कि हमने जो O से A तक लिया तो उसका परिणाम जो है OA जो परिणाम है उसका परिणाम कितना है, 1 इकाई, यही है। इसी प्रकार OB का परिणाम भी कितना है, 1। OC का परिणाम भी कितना है, 1 है। OA जो है OA O से A की दिशा में,
ये कहां पर स्थित है? एक्स एक्स के अनुदिश है, एक्स एक्स के अनुदिश है, या इसको एक्स एक्स की जगह ओ एक्स के अनुदिश भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओ बी जो है किसके अनुदिश है? वाई एक्स के अनुदिश है, और ओ सी किसके अनुदिश है? जेड एक्स के अनुदिश है, ठीक है। ओ बी एक्स एक्स के अनुदिश, ओ बी वाई एक्स के अनुदिश, ओ सी जेड एक्स के अनुदिश, ठीक है। ये अनुदिश होगी। और ओ ए ओ बी ओ सी के परिणाम कितने हैं? एक इकाई, यानी इनका मापांक क्या है? एक इकाई। तो ये क्या कहलाते हैं? ओ ए जो है, ओ ए व ओ बी व ओ सी का परिणाम एक है, और ये करना है एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के अनुदिश है, जो एक्स वाई तथा जेड एक्स के अनुदिश है। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको ओ ए ओ बी ओ सी को क्या बोल सकते हैं? अतः एक्स इनको बोल सकते हैं, इन्हें एक्स वाई तथा जेड अक्षों के अनुदिश इकाई सदिश या मात्रक सदिश बोल सकते हैं, क्योंकि इनका परिणाम कितना है? एक इकाई है। तो इनका परिणाम कितना है? एक इकाई है, इसलिए क्योंकि ओ ए किसके अनुदिश है? एक्स एक्स के, तो इनका परिणाम कितना है? एक इकाई है, मात्रक सदिश है। किसके अनुदिश? एक्स एक्स के अनुदिश। इसी प्रकार वाई एक्स के अनुदिश मात्रक सदिश ओ बी, क्योंकि इसका परिणाम इकाई है। ओ सी इसका भी परिणाम कितना है? एक इकाई है, इसलिए इसको जेड एक्स के अनुदिश इकाई सदिश बोल सकते हैं। और इनको क्रमशः किससे लिखा जा सकता है? इनको क्रमशः आई के, जे के तथा के से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? आई के का मतलब क्या है? एक्स एक्स की दिशा में या एक्स एक्स के अनुदिश इकाई सदिश। आई के लिखा हुआ इसका मतलब है एक्स एक्स के अनुदिश इकाई सदिश, ठीक है। जेड के लिखा हुआ इसका मतलब है वाई एक्स के अनुदिश इकाई सदिश। के लिखा है इसका मतलब है जेड एक्स के अनुदिश इकाई सदिश, ठीक है। ये इसके एक्स एक्स के वाई एक्स के जेड एक्स के अनुदिश इकाई सदिश हो गए। जब इकाई सदिश इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो मापांक होता है आई के जे के खाली ही हो सिंगल, तो उनका मापांक एक इकाई होता है, इसलिए इकाई सदिश बोलते हैं। और इकाई सदिश एक्स एक्स के अनुदिश है, तो वेक्टर की डायरेक्शन ओ है आई के, ये वाई एक्स के, जे के और जेड एक्स के डायरेक्शन को क्या लिख सकते हैं? के लिख सकते हैं। ये तो था जब हमने उस पॉइंट्स को 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 लिए, ताकि उसकी दो इसका मान जो है वो एक इकाई रहा, इसलिए। अब एक सदिश के घटक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? सदिश को घटक के रूप में कैसे लिखा जाता है वो देखिए कि घटक के रूप में कैसे लिखा जाता है। अब आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि आई के, जे के और जेड के का अर्थ क्या है। आई के का मतलब है एक्स एक्स के अनुदिश इकाई सदिश, जे का मतलब है जे के का मतलब वाई एक्स के अनुदिश इकाई सदिश, और के का मतलब है जेड एक्स के अनुदिश इकाई सदिश। तो वापस वही लेता हूं मैं, निर्देशांक जानने के लिए पॉइंट लेता हूं जिसके निर्देशांक है x, y, z, ये। और मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा? P का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश। मूल बिंदु क्या होता है? ओ होता है ओ पी वेक्टर होगा,
किसी के सापेक्ष होता है तो सापेक्ष वाला पहले होता है फिर उस पॉइंट होता है ओपी होगा। ठीक है, अब ओपी को हम घटक के रूप में कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो इस पॉइंट्स को मैं 3D में व्यक्त करता हूं, ये वाई एक्स 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 जेड एक्स। ठीक है, इस पॉइंट को लेता हूं मैं यहां पे पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड और ये ओरिजिन हो गया ओ। ठीक है, एक्स निर्देशांक कितना है एक्स, वाई निर्देशांक वाई, जेड निर्देशांक जेड। तो यहां से मैं क्या लेता हूं, एक पॉइंट लेता हूं जिसकी इस एक्स एक्स पे एक पॉइंट लेता हूं जिसकी ओ से जो दूरी है वो एक्स है। तो ओ से दूरी एक्स दूरी पर एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर मान, जिसका नाम ले देता हूं के। और ये कितना है x, 0 0, क्योंकि ये कितना ले रहा हूं मैं x ले रहा हूं। ठीक है, के पॉइंट ले लिया तो ये क्या है x। इसी प्रकार इस पे एक पॉइंट ले लेता हूं y, ये दूरी कितनी है y, इसका k l नाम दे दिया। और एक इस पे पॉइंट ले लेना जिसकी दूरी है z, इसको मान k l m। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे, क्या माना ओ के जो है वो कितना है x है, इसी प्रकार ओ एल जो है वो y है और ओ एम बराबर है z, ये मान। ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है कि ये जो है x माप है और हमने इकाई सदिश इसका x x के साथ क्या लिया था, x i कैप लिया था, क्या लिया था i कैप लिया था। तो इसका स्थिति सदिश यानी कि इसका जो अनुदिश, इसके अनुदिश है x x का घटक क्या होता है i कैप होता है। तो i कैप होता है तो o के जो है वो x i कैप हो जाएगा वेक्टर के रूप में, और ये y j कैप हो जाएगा और ये z k कैप हो जाएगा। ठीक है, इनके अनुदिश है x x के अनुदिश है सदिश क्या बना x i कैप, क्योंकि इसका घटक क्या होता है i कैप होता है, x i कैप y j कैप और z k कैप। ठीक है, अब लेते हैं, अब यहां पर मैं त्रिभुजों का नियम लगाऊंगा और त्रिभुजों का नियम कैसे लगाऊंगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करता हूं, या जो भी है, जैसे ये ओवल लंबाई है उतनी ही लंबाई का यहां पर एक रेखाखंड खींचता हूं, उतनी ही लंबाई ओवल जितना है उतना ही ये खींच दिया और इसको नाम दे दिया Q और इस पे से इसको मिला दिया। ठीक है, पी से इसको क्या कर दिया मिला दिया, और इसको इससे भी मिला देते हैं और एक ये लाइन भी खींच देता हूं। देखो ये समांतर चतुर्भुज ना, अगर इसको नहीं मिलाता हूं तो भी अपन आराम से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपन ओपी देख रहे हैं, सदिश ओपी कितना होगा वो देख रहे हैं, इसको मैं मान लेता हूं आर वेक्टर। आर वेक्टर का अपने स्थिति सदिश यानी ओपी वेक्टर अपने को देखना है क्या होगा इन घटकों के रूप में। ये घटक दे रखा है x क्या है, x x के अनुदिश अदिश घटक, x खाली अदिश है तो अदिश घटक x i कैप हो गया, तो इसका मतलब x x के अनुदिश घटक हो गया, y अदिश घटक y x के अनुदिश, z x के अनुदिश अदिश घटक। तो r का मान घटकों के रूप में क्या होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले नीचे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया, कैसे, ये x है, ये x इस दिशा में, ये y इस दिशा में और z ये इस दिशा में। तो सबसे पहले इसका मान क्या होगा वो देख सकते हैं आराम से, या कह सकते हैं इसका मान क्या होगा, इसका क्या होगा, उस हिसाब से इसका मान भी अपन डायरेक्टली कर सकते हैं, कैसे वो देखते हैं। तो यहां से इसका मान होगा क्या वो देखिए, इसका मान जो होगा ये मान कितना होगा वो देखना है अपने को। तो ये मान किस हिसाब से होगा, ये अगर इसकी बात करूं तो कितना होगा, देखो ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के नियम से ये दोनों की डायरेक्शन O से होती हुई इधर जा रही है, O से होती हुई इधर जा रही है, तो सेम डायरेक्शन इसका मान इसके योग के बराबर होगा, x i k प्लस y j k के बराबर होगा। क्लियर क्लियर है, ये x ये y, इसको अगर देखा जाए इस डायरेक्शन में तो ये क्या होगा x होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा y होगा, ये y है तो ये भी y, ये x है तो ये भी x, डायरेक्शन इस तरह होगी। ठीक है, लेकिन हमें r का मान निकालना है, r का मान कैसे निकलेगा वो देखते हैं। r का मान अब मैं क्या कर देता हूं, इसको p से q को मिला देता हूं, मिला दिया। अब इसकी डायरेक्शन ये
अब इस डायरेक्शन में इसका मान क्या होगा, इसकी डायरेक्शन तो ये रहेगी। तो ये त्रिभुज नियम क्या कहता है कि त्रिभुज नियम कहता है आर का मान जो होगा, आर का मान इस क्रम में है तो इसके विपरीत क्रम में जो है ये क्रम, तो इसका ऊपर वाला ये क्रम, ठीक है, इसका योग और इसका योग इस आर के बराबर होगा क्योंकि इनका क्रम क्या है, सेम। ये वाला मान तो आ गया एक्स आई के वाई जे के, लेकिन ये वाला मान कैसे निकले, ये वाला मान निकालने के लिए हमें फिर क्या बनाना पड़ेगा, कोई चतुर्भुज बनाने की ट्राई करते हैं या त्रिभुज बनाने की ट्राई करते हैं। तो इसे देखते हैं और क्या बनता है। देखिए ये मान अपने को क्या करना है, निकालना है ये मान। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, इससे मिला देता हूं, इससे मिलाते ये देखो एक चतुर्भुज बन गया, ये चतुर्भुज बनना। अब इस चतुर्भुज में देखो इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, देखो ये चतुर्भुज फिर बन रहा है, देखो ये चतुर्भुज बन रहा है। तो O से B तक का R है तो O से N तक का डायरेक्शन Z के अनुसार हो गया, O से Q तक का x प्लस I। तो R बराबर क्या हुआ, R बराबर हुआ चतुर्भुज नियम से OQ प्लस ON, कौन से नियम से, समांतर चतुर्भुज नियम से। तो R बराबर OQ समांतर चतुर्भुज नियम से बन रखा है x I के प्लस y j के और प्लस ये क्या है z के। तो इसका मतलब क्या हुआ, R जो है किसके बराबर था, OP के बराबर था। OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर बराबर क्या हुआ, x I के प्लस y j के प्लस z के। और O यहाँ क्या है, मूल बिंदु। तो अतः यहां से क्या हुआ, मतलब क्या हुआ कि मूल बिंदु के सापेक्ष बिंदु P x, y, z का स्थिति सदिश किसके रूप में, घटकों के रूप में स्थिति सदिश, क्योंकि यहाँ घटक के रूप में दे दिया x y z, तो बराबर होगा OP वेक्टर से लिख सकते हैं। तो बराबर क्या होगा, x I के प्लस y j के प्लस z के, ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया घटक के रूप में उसका स्थिति सदिश। अब इसका परिणाम क्या होगा, तो OP वेक्टर का जो परिणाम होगा वो देखिए, OP वेक्टर का परिणाम जो होगा अंडर रूट x घटक x के अनुदिश घटक का वर्ग x स्क्वायर प्लस y x के अनुदिश घटक का वर्ग प्लस y स्क्वायर प्लस z x के अनुदिश z स्क्वायर। तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इस प्रकार से इसका मापांक निकलता है OP वेक्टर का, ठीक है। यानी ये सदिश अगर इस रूप में दिया होता है तो उसका मापांक इस रूप में निकाला जा सकता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। a I के प्लस b j के प्लस z c के को तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का रूट होता है, वो उसका परिणाम कहलाता है, मापांक कहलाता है। तो घटकों के रूप में इस प्रकार होता है जिसमें x के अनुदिश घटक, y के अनुदिश घटक, z के अनुदिश घटक। क्लियर। इस प्रकार से घटकों के रूप में आपको सदिश कैसे निकालना है वो दे दिया, वो निकाल दिया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने से पहले एक और ले लेते हैं। जैसे एक बिंदु था जिसका मूल बिंदु के सापेक्ष हमने सदिश देखा है। अब है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश। इसको देखिए जरा क्या है, दो बिंदु ए हो गया जिसके स्थिति सदिश मान लो a1 कोमा, दो बिंदु है तो a1 b1 कोमा c1 और दूसरा बिंदु है a2 b2 कोमा c2 है। तो दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ये a है, ये b है, a b, इसका दे दिया a1 b1 c1, इसका दे दिया a2 b2 c2, ये दे दिया। तो आपको मान लो ए बी वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, ए और बी किस रूप में दिया आपको, पॉइंट के रूप में दिया, तो ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, ये होता है, यानी कुल मिला के बी माइनस ए होता है। तो b का स्थिति सदिश क्या हुआ, b का स्थिति सदिश इसके सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या होगा, उसी तरह a2 i के प्लस b2 j के प्लस c2 k के
माइनस ए का स्थिति सदिश a1 i के प्लस b1 j के प्लस c1 k के। तो इस प्रकार से क्या होगा, i में से i घट जाएगा, कॉमन आ जाएगा दोनों से i तो a2 माइनस a1 i के प्लस b2 माइनस b1 j के प्लस c2 माइनस c1 k के। ये हो गया। अब इसका परिणाम निकालना है, तो परिणाम क्या हो जाएगा, AB का परिणाम क्या होगा, AB का मापांक बराबर हो जाएगा अंडर I का जो घटक है x x का अनुदिश उसका वर्ग a2 माइनस a1 का वर्ग प्लस y x का अनुदिश घटक b2 माइनस b1 का वर्ग प्लस z x का अनुदिश घटक c2 माइनस c1 का वर्ग। ये इस प्रकार से आपको स्थिति सदिश दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश भी दे दिया। a b है तो b का स्थिति सदिश माइनस a का स्थिति, ये b होता उल्टा होता तो a का स्थिति सदिश माइनस b का स्थिति सदिश होता। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके अपन क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक्सरसाइज जो है 13.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आपने ये जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको समझने में हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए हैं, लेकिन जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्वेश्चनों के साथ अपनी प्रॉब्लम जो है दूर होती जाएगी। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।